सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स के चौथे लेक्चर पर बात करने वाले हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, है ना। तो हम तीनों चीज़ों को डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स पूरी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों पर विद न्यूमेरिकल्स हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कोर्स कहीं पे पढ़ रखा है ना। आप लोगों ने नोटिस की होगी आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है इसमें यूज़ होने वाला वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि पोटेंशियल पर बात कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर्स पर बात कर रहे हो, हम लोग डाइपोल्स पर बात कर रहे हो, पोलराइजेशन पर बात कर रहे हो, किसी भी फिनोमेना पर बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ पर बात कर रहे हो, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही हर जगह पर यूज़ होने वाला है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है तो हम लोग अपना सबसे ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने वाले हैं। आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं या फिर आपके 12th लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 90% पोर्शन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कूलॉम्स लॉ को समझना पड़ेगा। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे फंडामेंटल लॉ है, बाकी के सारे लॉज इसी लॉ से निकले हुए हैं, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए अपना सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ से। तो आप लोग हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ, हेडिंग डालिए आप लोग कूलॉम्स लॉ। चलिए देखते हैं कि ये बताता क्या है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा इस लाइन को आप लोग स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों अंडरलाइन करना है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ चार्जेस। फोर्स जो है, अच्छा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैंने वेक्टर बना दिया। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मानी? अगर हम लोगों ने इनके बीच की डिस्टेंस मान ली r, तो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे बात कर रहा है डायरेक्शन पे, एंड डायरेक्टेड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसकी डायरेक्शन में होगी आर कैप, या तो इधर या तो इधर। ये आपको आगे पता चल जाएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा ना कि इधर होगी या उधर होगी। तो फिलहाल इसी डायरेक्शन में होगी, इस लाइन ज्वाइनिंग की ही डायरेक्शन में होगी, और इसे हम लोग कहते हैं आर कैप। कैप का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ हुआ है। अगर आपको वेक्टर्स वगैरह पे डाउट है तो मैंने 2 स्पेशली डेडिकेटेड लेक्चर्स वेक्टर्स पर बनाए हैं, तो आप जाके, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे पहले पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉ, डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो लॉ हमारा जो है कंप्लीट होता है, ओके। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या आता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या? एक कांस्टेंट के। अच्छा इस कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं अभी यहाँ पर C, है ना। आगे आपको पता चल जाएगा क्यों मैं C लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे एक और K का टर्म आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। अब इस C की वैल्यू जो होती है K ही लिख लेते हैं, क्योंकि आपको सभी बुक्स में K ही लिखा मिल जाएगा ना, ताकि आप थोड़ा सा उसी रूट पर रहें। अब K की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट की अगर हम लोग ओनली बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब बात आती है कि इनकी यूनिट्स क्या हैं, है ना। ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स निकालने के लिए आप लोग एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू रख दी Q1 Q2/r², आर कैप, है ना। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, फोर्स को नीचे लाइए। देखिए आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर ले गए, फोर्स को नीचे लाए, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई F Q1 Q2
आर स्क्वायर। अब यूनिट लिखिए एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई, 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो एक कांस्टेंट है। Q1 Q2, Q1 का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम मल्टीप्लाइड बाई कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान फोर्स न्यूटन, और आर स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा के को देखिए यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे, के को, है ना, अगर हम लोग के देखें, के को यहीं पर रखते हैं, आर स्क्वायर इधर भेज देते हैं, Q1 Q2 नीचे भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, के न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर अपान पर कूलाम स्क्वायर, है ना, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती है हमारी के और एप्सिलॉन नॉट की। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है क्या। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं, इस साइन को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमारा होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये टर्म हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इस पर हम लोग और डेडिकेटेड अभी बात करेंगे और डीप में हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोग इतना पहले नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब मैं स्टेटमेंट को रफ कर देता हूं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग डायरेक्शन वगैरह नहीं लगाते, हम लोग एप्सिलॉन पे बात करने वाले हैं। एप्सिलॉन हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स ये फार्मूला वहाँ पर अप्लीकेबल है जहाँ पर फ्री स्पेस हो, दो चार्जेस ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर उनके बीच में कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, वो फ्री स्पेस हो, है ना, तो वहाँ पर हम लोग ये फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, वहाँ पर अप्लाई होगा। पर अगर हम लोग दो चार्जेस को उठा के, ये हमारा कोई मीडियम है, कुछ भी मान लेते हैं, वाटर फिल है, कैरोसिन फिल कर दिया गया, वुड रख दिया गया, बीच में कुछ भी रख दिया गया, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है ना। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा, इनके बीच में अब फोर्स होगा इफ मीडियम, इफ जो है फ्री स्पेस, इफ मीडियम होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कई जगह पर आपको के लिखा मिलेगा और कई बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा के की जगह आपको लिखा मिल जाएगा के इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, कई जगह पर आपको लिखा मिल जाएगा के इक्वल टू लिखा मिल जाएगा एप्सिलॉन आर, मीन्स ये फार्मूला जो है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं के क्या है। के जो है किसी भी मीडियम का कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखेंगे कि किसी भी अगर मीडियम में रख देंगे तो उसी फार्मूले में हम लोग नीचे किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब आप लोग देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर हम लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो हमारा कम होता जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेस में है ना, अगर इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। तो ऐसे मीडियम्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टोटली जो है मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू दो चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगी, बहुत कम। अगर लो है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अच्छा कितना हाई हो जाएगी, अब सोचिए अगर बीच में कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना हाई हो जाएगी, तो फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा होगी। तो के की वैल्यू जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, के की वैल्यू जो है हमारी बिलोंग करती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो मटेरियल जिनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, तो बहुत कम कितना हो सकता है 1, और बहुत ज़्यादा कितना हो सकता है इन्फिनिटी। हालांकि इन्फिनिटी भी नहीं होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, लगभग थाउजेंड्स, है ना, कई थाउजेंड वैल्यू हो जाएगी। तो उसको हम लोग लगभग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं एक के कंपेयर में, है ना। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मटेरियल्स है, के बताता क्या है, के का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस के का ये है, के जो हमारा बताता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। के जो है ये हमारा बताता है हाउ मच
मटेरियल, जिस मटेरियल में चार्ज रखे हुए हैं ना, हाउ मच मटेरियल इज अफेक्टेड बाय चार्जेस। ठीक है, अगर हम लोग ये चार्जेस को ला के मटेरियल में रखते हैं तो मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मटेरियल जो हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन चार्जेस की वजह से, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, हाई। ठीक, मोस्ट अफेक्टेड के लिए के की वैल्यू हाई, लेस अफेक्टेड के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। अब बात आती है कि कौन से मेटल्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कौन से मेटल्स बहुत कम। ठीक है, तो जो चीज़ें इंसुलेटर्स हैं, मोस्ट अफेक्टेड जो हैं वो होती हैं मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, और लेस जो अफेक्टेड है वो कौन से होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स। ठीक है, जो हमारे लेस अफेक्टेड हैं मटेरियल्स वो है हमारे इंसुलेटर्स। बात आती है क्यों ये लेस अफेक्टेड है, क्यों मेटल्स मोस्ट अफेक्टेड है, क्योंकि मेटल्स में हमारे जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए आप पहले एक चीज़ देखते हैं हम लोग, के की वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, दो मेटल्स और दो चार्जेस को हम लोगों ने कहाँ रख दिया, एक मेटल के बीच में। अब मेटल के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग हो जाएगी इन्फिनिटी रखेंगे अगर बेस में, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब अगर दो चार्जेस को हम लोग उठा के कहाँ पे रख रहे हैं, मेटल्स में, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, 0। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं क्यों। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने क्यू चार्ज लिया है ना, मेटल्स में हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन। अगर आपको ये थोड़ी सी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही तो आप जाके मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है ना। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक करिए। देखिए ये चार्ज क्यू है ना, इस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब मैंने बताया कि इधर अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये एक स्लैब है ना, स्लैब है मेटल की स्लैब, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे जो निगेटिव चार्जेस हमारे किधर आ जाएंगे, ये सारे निगेटिव चार्जेस हमारे इधर आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। और इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने कोई चार्ज इसके बीच में रख दिया, मेटल के बीच में, यहाँ पर हम लोगों ने कोई चार्ज रख दिया Q2, है ना। आप देखिए मैंने बताया था Q1, अब इस पर लगने वाला चार्ज, अब इसको आप हटाइए, इस पर लगने वाला चार्ज ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव की वजह से किधर लगेगा, निगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने ना, और ये पॉजिटिव भी इसको किधर की ओर धक्का देगा, इधर की ओर, निगेटिव खींचेगा और पॉजिटिव जो है रिपल्सन करेगा। इस पर कितना चार्ज, इस पर जो है टोटल फोर्स इधर की ओर होगा। अच्छा ये चार्ज देखिए, ये चार्ज इस फोर्स, इसको किधर की ओर धक्का लगाएगा, दोनों पॉजिटिव उधर की ओर, मीन्स दो फोर्सेज इधर की ओर और एक फोर्स ये इधर की ओर। तो ये फोर्सेज हमेशा इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि इस पर जो है नेट फोर्स जो है 0 हो जाए। ये चार्जेस इस तरह से इंड्यूस होते हैं दोनों तरफ कि बीच वाले जो क्यू यहाँ पे रखा है, इस पर फोर्स क्या हो जाना चाहिए, नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं। तो के की वैल्यू जो हमारी बहुत हाई होती है, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इंडक्शन होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा जो है कोई अगर चार्ज उसी मेटल के बीच में रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी, पिक्चर समझ में आ रहा होगा, के का पिक्चर क्या है, के का यूज़ क्या है। अब आप सोचिए कि कोई चीज़ उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है हमारी, है ना, हमारी कोई चीज़ उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है, तो उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो इधर बहुत कम से इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर, है ना, बहुत कम से इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर भी बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, अब इस पर जो ये दो इधर चार्ज हैं, ये दो इधर का जो फोर्स है इंड्यूस चार्जेस की वजह से, देखिए मैंने 2 लिखा है। अब ये क्या है, बहुत कम हो गया क्योंकि चार्जेस दोनों बहुत कम है, ये काफ़ी कम है, दोनों मिलकर भी उतना नहीं हो पाएगा जितना ये अकेले उधर की ओर धक्का दे रहा है। समझ रहे हैं। इसलिए अभी भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स
होगा इधर की ओर, समझ रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स मैंने क्या बताया, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनका के कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, इसका भी 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। मतलब ये फोर्स को कम तो करेगा लेकिन पूरी के तरीके से कम नहीं कर पाएगा, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ फोर्स जो है उस डायरेक्शन में लगता रहेगा। तो आई होप कि आपको के की सब वैल्यू समझ में आई होगी, के का काम क्या है ये बात समझ में आई होगी, कि जो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक चीज़ और समझ लीजिए, कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा के पर। तो देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पर आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा के, है ना, कई बार ये आपको ऐसे दे देगा। देखिए के की जगह के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और के को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और के को आप लोग याद रखिए, कई बार आपको के को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, के कई बार के को ई आर से लिख देगा, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी दिखाता है, नॉट लगा देंगे तो फ्री स्पेस की हो जाएगी, आर लगा देंगे मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। एक चीज़ और, कई बार आप लोगों को न्यूमेरिकल में दे देगा कि मीडियम की परमिटिविटी है, ई ये लिखो, इसको लिखते हैं मीडियम की परमिटिविटी, विटी ऑफ मीडियम, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे देगा तो आपको यहाँ पर जो है रखना है डायरेक्ट एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और अगर आपको दे दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपको, अब देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसको लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट के, या तो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई आर, ठीक। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एप्सिलॉन नॉट में, अगर हम लोगों को डायरेक्ट मीडियम की परमिटिविटी दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे क्या, एप्सिलॉन। पर अगर हम लोग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट में उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके। और इसी पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं मटेरियल की परमिटिविटी। तो कई बार आपको डायरेक्ट मटेरियल की परमिटिविटी दे देगा तो आपको इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर देना है एप्सिलॉन से, ओके। अब रिलेटिव परमिटिविटी, अब देखिए ई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई अपान ई आर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बराबर ई आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या होती है, उस मीडियम की अब्सोल्यूट परमिटिविटी। अच्छा, कई बार परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा मिलेगा अब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको दो नामों से हम लोग बुलाते हैं, कई बार आपको लिखा मिल जाएगा अब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होता है उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपान परमिटिविटी ऑफ इस फ्री स्पेस। तो आपको ये याद रखना है, इस टर्म पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। आई होप कि की का सिग्निफिकेंस आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। अब आप लोग हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ। अब लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। अब आप लोग जाइए अपने स्टेटमेंट पे, मैंने स्टेटमेंट पे एक लाइन अंडरलाइन की थी, है ना, उसको वापस से पढ़िए। मैंने एक लाइन अंडरलाइन की थी, कुछ शब्द को अंडरलाइन, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, वो था क्या था, रेस्ट फ्री चार्जेस मैंने लिखा था, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब बात आती है स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस जो हैं पॉइंट चार्जेस हैं वो कैसे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, इसकी वैल्यू q1 है, इसकी वैल्यू q2 है। ये पॉइंट चार्जेस जो है हमारा, इसका v1 क्या है, वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी क्या है v2 = 0। इन दोनों में कोई भी मूवमेंट हमारा नहीं है, ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस कैसे हैं, स्टेशनरी। और दोनों चार्जेस स्टेशनरी के साथ कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्जेस बहुत छोटे होने चाहिए, ये चार्जेस ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे बड़ी चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एक पॉइंट के जैसे ऐसे चार्जेस होने चाहिए, है ना।
तभी हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक रूल, कोई भी एक कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है, हालांकि ग्रेजुएशन के पोर्शन की बात है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्यों मूव करने से क्या आफत आ जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि चार्ज जब मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। चार्ज जब मूव करता है तो उससे हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने लगता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगता है। तो इन दोनों की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारा उससे रेडिएशन निकलने लगता है चार्ज जब मूव करता है, उसकी वजह से भी दूसरे चार्जेस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो है कुछ और फोर्सेस भी आ जाएंगे इसी चार्ज की वजह से, है ना, इसके मूवमेंट की वजह से। इसलिए हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ को तभी अप्लाई करेंगे जब चार्जेस स्टेशनरी हों और चार्जेस पॉइंट चार्जेस हों। पर एक दिक्कत ये आती है, रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम लोग स्टडी करेंगे, फुटबॉल्स जैसे बॉल, मेटल के बॉल्स बनाएंगे, उस पर सरफेस पर चार्ज होगा। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पर भी काफ़ी सारा चार्ज है, पर हम लोग क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं? हम लोग तो इतने बड़ा विशाल का है, हम लोगों का शरीर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो हम लोगों को रियल लाइफ में पॉइंट चार्जेस कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। तो बात आती है, तो क्या हमारा इस लॉ को हमारा कोई मतलब ही नहीं, फिर लॉ का लॉ हमारा यूजलेस है, हम लोग कहीं यूज़ ही नहीं कर पाएंगे? नहीं। इसी लॉ से मैंने भी आपको बताया था कि इसी लॉ से आगे चलकर हम लोग और चीज़ें डिड्यूस करेंगे, और चीज़ें और फार्मूलाज बनाएंगे जो हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे, है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे जहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हो। सोचिए, आप जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स देखेंगे वो कैसे होंगी, किसी लाइन पर चार्ज फैला हुआ होगा, किसी सरफेस पर चार्ज फैला हुआ होगा, किसी स्फीयर पर चार्ज फैला हुआ होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ये कूलॉम्स का लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग, ये सारी कंपटीशन लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीज़ें कंपटीशन लेवल पे पूछी जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे डील करेंगे, ये मैं आपको अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के थ्रू पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पहले हम लोग अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट आपका हो गया स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस वगैरह के बारे में। आप अपने शब्दों में नोट करिए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी रहेगी। जब आप कोई चीज़ अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो चीज़ें आप जल्दी से रिवाइज कर पाते हैं, जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट कि कूलॉम्स लॉ या फिर कूलॉम्बिक फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। दूसरा पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया कैसे मीडियम पर डिपेंड करता है ना। तीसरा पॉइंट जो है आपका, कूलॉम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर हमारा ये चार्ज जो है Q1 है, ये चार्ज हमारा Q2 है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। देखिए, F = K Q1 Q2 / R², है ना। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेम टाइप के चार्जेस रिपल्सन करते हैं, अपोजिट टाइप के चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं। तो ये हम लोग इस लॉ में कैसे दिखाएंगे? देखिए, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो साइन के साथ रखेंगे हमेशा हम लोग इस फॉर्मूले में चार्जेस को, ये पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर कूलॉम्स लॉ की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कूलॉम्स लॉ के फार्मूले में साइन जो है वो डायरेक्शन को बताता है, फोर्स के नेचर के बारे में बताता है। अगर इफ़ जो है हमारा पॉजिटिव है तो वो बताता है रिपल्शन, ठीक। अगर हमारा इफ़ जो है वो निगेटिव है वो बताता है अट्रैक्शन, ठीक। देखिए, अगर एक चार्ज को हम लोगों ने निगेटिव रख दिया तो Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, इसका मतलब चार्जेस दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? निगेटिव। दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। अब बात आती है न्यूटन थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स मान लिया F2 पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? 1। ये ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, F1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। अगर दोनों को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं तो रिपल्सन होगा, ये इस पर इधर की ओर लगाएगा और ये इस पर इधर की ओर लगाएगा। ये हमेशा दोनों फोर्सेस क्या होंगे? F12 = F21। इनका मॉड, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लगा लेंगे। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा जो है क्या? बराबर होगा। चलिए, 3 पॉइंट आपके हो गए, है ना।
कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, कूलॉम्स लॉ इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इस टॉपिक पे, इस कंजर्वेटिव के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं जिनमें हमारा जो है, अगर हम लोग एक पाथ में, एक कंप्लीट पाथ में बात करें, एक क्लोज्ड पाथ पर बात करें, ये क्लोज्ड पाथ है, ऐसा करके कुछ भी यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए, इसमें हमारा वर्क डन 0 हो, हमें कोई काम ना करना पड़े, तो ऐसे फील्ड जो है जिसमें हमारा अगर चार्ज को लेकर हम लोग मूव करें इधर से उधर ले जाकर, अभी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को इधर उधर ले जाके मूव करें, फाइनली उसी पॉइंट पर ले आएँ, तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स हमारा जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए नोट करिए, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों को समझ में आए। अब लोग आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोग जो बैकग्राउंड बना रहे थे वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बैकग्राउंड बना रहे थे। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस समझेंगे, देखेंगे हमें प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। देखिए मैंने एक चार्ज ये ले लिया Q1, Q2 ले लिया, ये चार्ज मैंने ले लिया Q3, है ना, और ये हमारा एक कोई चार्ज है Q। ठीक, देखिए इसकी बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ये इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ये इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ये, है ना। जरा फोर्स लिखिए इस पर, इफ नेट, इस पर नेट फोर्स लिखिए, इफ नेट फोर्स। देखिए नेट फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q अपान R1 स्क्वायर। इसको हम लोगों ने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको हम लोगों ने R3 मान लिया, है ना। R1 स्क्वायर, डायरेक्शन कुछ भी, डायरेक्शन भी छोड़ दो, डायरेक्शन मत लेकर चलो साथ में ना, चलो ले लो चा, R1 कैप प्लस K Q2 इसकी वजह से Q2 Q अपान R2 स्क्वायर, R2 कैप प्लस K Q3 Q R3 कैप अपान R3 स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए हम लोगों ने कॉमन ले लिया K Q, है ना। अंदर क्या बचा आप देखिए, हम लोगों ने अगर Q सिर्फ कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, K Q1 अपान R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपान R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 अपान R3 स्क्वायर R3 कैप। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के जो अंदर की ये क्वांटिटी है इसको ऑब्जर्व करिए, ये हमारा एफ नेट है। अच्छा, अगर एफ नेट को हम लोग इस Q को इधर ले आए नीचे, ये Q है ना। अब इस क्वांटिटी को आप लोग ऑब्जर्व करिए, इस क्वांटिटी में आप लोग देखेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं वो इन चार्जेस की वजह से हैं। इन चार्जेस को हम लोग कहेंगे सोर्स चार्जेस, है ना। अगर इस पर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, नेट इफेक्ट, तो इन चार्जेस को हम लोग कह लेंगे सोर्स चार्जेस। देखिए K Q1 अपान R1 स्क्वायर, ये इसकी वजह से टोटल है, K Q2 अपान R2 स्क्वायर इसकी वजह से है, R2 भी इसकी वजह से डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट P की, ये कोई पॉइंट P मान ले लेते हैं ना, इसी पॉइंट P पर Q रखा हुआ है। ये R3 भी इस पॉइंट की वजह से उसके डिस्टेंस है, और Q3 इसका मैग्नीट्यूड है, K कांस्टेंट है, R3 डायरेक्शन है। R3 भी इस पर डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन। अगर यहाँ पे ले आएंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो चार्ज पर ही डायरेक्शन निर्भर करती है तीनों। ये प्रॉपर्टी जो है ये किसकी वजह से, सोर्स चार्जेस की वजह से। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ नेट किसी भी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर क्या टोटल फोर्स, और उस चार्ज से अगर हम लोग उस टोटल फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ढक लीजिए आप, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, K Q1 अपान R1 स्क्वायर R1 कैप, है ना। ये सारा जो कंटेंट हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें उस चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना हो, है ना।
फोर्स निकालने के लिए हमें अगर जिस चार्ज पर हम लोग अभी फोर्स लिख रहे थे उस चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में उस चार्ज का कोई रोल है ही नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कौन से चार्जेस की ज़रूरत होती है? सोर्स चार्जेस की। आप लोग आगे देखेंगे चल के, अभी जो मैं प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा तो आप लोग देख पाएंगे कि फोर्स वाले फार्मूले के कंपेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड से चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप लोग एक चीज़ को महसूस करिए, अगर ये चार्ज ऐसा ना हो करके ऐसा होता, है ना, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ और होती, यहाँ से कुछ और होती, यहाँ से कुछ और होती, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता। ये आप ऐसे न लिख पाते। ये चीज़ अभी उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो लोग पहले ही इस कोर्स को पढ़ चुके हैं। हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस टर्म को, इस टर्म में क्यू के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यू और आर के टर्म को, क्यू और आर के टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको हर बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एफ नेट का आपका जो ये फार्मूला लिख रहे हैं नेट निकालने के लिए आपको बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पर इसमें देखिए, आप सोर्स चार्जेस की वजह से क्या आपको क्यू इंटीग्रेट करना पड़ रहा है? नहीं, आप डायरेक्ट ये टर्म को इंटीग्रेट करिए, ये टर्म को इंटीग्रेट करिए, ये टर्म को इंटीग्रेट करिए, साथ में आपको क्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, अब आप देखिए एफ नेट आपको लिखना है तो क्या करेंगे? क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ नेट क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब क्यू को आप लोग एक बार इंटीग्रेट करिए, एक बार इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपको तीन बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपका टास्क काफ़ी कम पड़ गया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये पिक्चर और आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये एफ नेट हमारा डायरेक्ट हो गया Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सोर्स चार्जेस की वजह से, जितने भी चार्जेस हैं, और उसी पॉइंट पर अगर हमें कोई चार्ज रखा है उस पर फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से उस चार्ज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे डायरेक्ट। तो हमारा डायरेक्ट क्या मिल जाएगा हमें? एफ नेट। ये तरीका आगे आप लोग समझ जाएंगे कि ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया कि ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों का ज़्यादा आसान कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई। अब बात आती है सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी बेसिक आइडिया समझिए। अभी मैं आपको और डिटेल में आगे जब कंडक्टर्स वगैरह पे बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा असलियत में कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन्स होती हैं, है ना। सारी चीज़ों पर मैं आगे बात करूँगा कभी जब आगे के लेक्चर्स में। अब आप लोग हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आप इतना नोट करके रखिए, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेटमेंट आप जो लोग बुक से लिख लीजिएगा ना, मेरा काम है आपको समझाना, आपको फील दिलाना, बुक्स को कॉपी कराना नहीं। यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि एक चार्ज ये हमारा Q है और एक चार्ज हमारा ये Q1 है, एक चार्ज ये हमारा Q2 है, एक चार्ज ये हमारा Q3 है। तो कहता है कि इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर लगेगा अगर ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर की ओर लगेगा, इसकी वजह से इधर की ओर लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? F3 F2 F1 इसको कह लिया हमने ना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी चार्ज पर जो है अगर बहुत चार्जेस की वजह से, कई सारे चार्जेस की वजह से हमारा जो है फोर्स लग रहा हो, तो फोर्स लग रहा हो, है ना, फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, चाहे फोर्स के टर्म में बात कर लें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से बात कर लें। अगर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से बात करते हैं ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की वजह से अफेक्टेड नहीं होगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है इस डायरेक्शन में,
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चार्ज की वजह से या तो इस चार्ज की वजह से, ठीक है। इन चार्जेस की वजह से एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे जरा सा भी, ठीक है। अब बात आती है अफेक्ट नहीं करेंगे तो इधर 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, या तो हम कह सकते हैं 3 डायरेक्शन में फोर्स हो गया। पर यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट चार्ज कोई रख दें, है ना, तो वो क्या 3 डायरेक्शन में थोड़ी ना मूव करेगा, कुछ ही एक डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिलकर के, तीनों फील्ड्स मिलकर के या तो तीनों फोर्स मिलकर के कोई एक फोर्स बनाएंगे तीनों को। तो तीनों का क्या, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि यहाँ पर जो है नेट फील्ड या फिर नेट फोर्स जो है तीनों फोर्सेस का या फिर तीनों फील्ड्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है। नेट फोर्स और फील्ड at any point is vector sum of individual fields or forces, ठीक। इंडिविजुअल फोर्सेस, इसका वेक्टर सम, इसका वेक्टर सम, इसका वेक्टर सम मीन्स यहाँ पर जो हमारा इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E1। अगर इसको हम लोग लिख लें E1, इसको लिख लें E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी E3, ये कहता है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 का वेक्टर सम होगा नेट, ठीक। नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम। देखिए E1 इधर है, मैंने आपको वेक्टर्स को ऐड करना बताया था वेक्टर्स के लेक्चर में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। E2 इधर है, तो मैंने क्या बताया था, वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं। अगले वेक्टर को हम लोग इसके हेड से स्टार्ट करते हैं, अगले वेक्टर का टेल रखकर E1 E2, E3 किधर है, इधर की ओर, ये हो गया हमारा E3। मैंने बताया था नेट जो वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होता है, फाइनल वाले के इंड को इससे मिला देते हैं, ये हमारा हो गया EP, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्शन मिलेगा EP ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, ये कुछ हमारा जो EP होगा वो कुछ हमारा किधर होगा, ऐसे EP। ये अगर हम लोग चार्ज यहाँ पर कोई रख देंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तीनों की डायरेक्शन में नहीं होगा, उस डायरेक्शन में होगा। तो बात समझ में आई कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। तो आज हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पर बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात किया, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात पर बात किया। अगले लेक्चर में मैं इन तीनों चीज़ों पर आपको डिटेल्ड न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है। वापस से तीनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तीनों प्रॉब्लम्स में मैं लगभग 4 आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा, हर स्टैंडर्ड की, क्लास 12th लेवल की, IIT JEE लेवल की और नीट लेवल की, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियरिटी सी आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी तो 4 न्यूमेरिकल्स लगभग इस पर हो जाएंगे, 4 इस पर हो जाएंगे और 4 न्यूमेरिकल्स लगभग इस पर हो जाएंगे, ओके। तो अगला लेक्चर इन तीनों चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए, अपने माइंड में इन चीज़ों को क्रिस्टलाइज करने के लिए, इन चीज़ों को अप्लीकेबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम लोगों को अगला लेक्चर जो है बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर पर इन तीनों चीज़ों के एप्लीकेशन को लेकर, ओके। तो चलिए यहीं तक आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टॉप कर लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।